हाय। हाय सर, हाउ आर यू? हाय। आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया। सो ऑल वेलकम टू राइट। लव इज कैंसर एंड zenonco.io थैंक यू। and it's Divya here from zenonco.io। आप ही से बात हुई थी? हाँ, मुझसे ही हुई थी आपकी बात। जी 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 जी। और हाँ, बताइए। बस ये हमारा कैंसर हीलिंग जर्नी टॉक्स है, अच्छा। जहाँ हम उन स्पीकर्स को बुलाते हैं जो कैंसर की जर्नी से गुजरे हुए हैं, मे बी एज पेशेंट, केयर गिवर और वॉरियर्स आपके हम्म जैसे, जो कैंसर से निकल कर अब बहुत अपनी लाइफ हेल्थीली जी रहे हैं और आगे हम्म। लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं अपनी लाइफ, अपनी स्टोरी शेयर करके। और ओके। मैं भी इस जर्नी पर रह चुकी हूँ, तो मुझे ये फील होता है कि जब हम दूसरों की जर्नी सुनते हैं तब हमें बहुत इंस्पायर करता है ये, कि जब वो जी 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 इतनी सारी चीज़ों से गुजर कर फिर से बाहर निकल सकते हैं, तो ये हम भी कर सकते हैं। जी तो जी। यही पर्पस है इसका। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड जॉइनिंग अस, इट्स एन ऑनर टू हैव यू विद अस। वेलकम। अब आपको तो पूरी दुनिया जानती है, बट फिर भी प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड शेयर योर जर्नी, हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड। माय नेम इज़ आनंद आर्नोल्ड और मैं इंडिया का फर्स्ट व्हील चेयर बॉडी बिल्डर हूँ। और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। मैं मिस्टर पंजाब रह चुका हूँ मैनी टाइम्स, लाइक 13 टाइम्स, एंड नॉर्थ इंडिया मैनी टाइम्स, 9 मिस्टर इंडिया मैनी टाइम्स रह चुका हूँ, मिस्टर वर्ल्ड रह चुका हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने 2-3 सालों में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है यूरोप में, कनाडा में और अमेरिका में। जी। सो आपकी कैंसर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? आपको क्या सिम्टम्स थे? कैसे डायग्नोज हुआ? कैंसर ऐसे था कि मेरे को 8 इयर्स में मेरे को एक बार अटैक हुआ था, जो कि हमें पता नहीं था स्पाइनल कॉर्ड में कैंसर है। तो पेन तो रहता था मेरे हमेशा ही, और बट तब इतने एडवांस मशीन्स नहीं थे कि डॉक्टर्स ने डिटेक्ट किया, तो ऐसा नहीं हो पाया। बट पता था, डॉक्टर्स को पता था कुछ प्रॉब्लम है स्पाइन में। तो मैं वैसे पैरालाइज हो गया था 8 इयर्स में, जब मैं 8 साल का था। और फिर ऐसे ही बेड रिडन रहा, तो कोई मेडिसिन नहीं उन्होंने, डॉक्टर ने चलाई, क्योंकि डॉक्टर्स को पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। बट ठीक हो गया था। आफ्टर 1 ईयर में दोबारा चलने लग गया था। फिर उसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं आई, बट पेन हमेशा रहता था स्पाइन में। और फिर मेरे को अटैक हुआ 15 की एज में। तो 15 की एज में ऐसा था कि वो कैंसर जो था वो मतलब कि बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो गया था। हाँ, तो डॉक्टर ने जब डिटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते में जो है आपकी वो करवानी पड़ेगी, सर्जरी करवानी पड़ेगी, अदरवाइज कहते डेथ हो जाएगी। तो इवन उन्होंने मतलब कि ये भी बोला था कि ऑन द टेबल ऑपरेशन थिएटर में भी डेथ हो सकती है, इतना ज़्यादा क्रॉनिक है। फिर उन्होंने ऑपरेट किया, और इवन कि कैंसर जो है वो जो स्पाइन का बोन होती है, वो एक बोन को भी खा गया था, रीढ़ की हड्डी को भी खा गया था। तो एक हिस्सा जो है वो बोन सीमेंट सीमेंट का डाला है डॉक्टर्स ने। जी। फिर ऐसे था, फिर 3 साल ऑपरेशन के बाद लगातार मैंने फिजियोथेरेपी करी। और फिजियोथेरेपी में उन्होंने मुझे उठना बैठना सिखाया। और फिर उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी। तो अभी बॉडी बिल्डिंग कर लेता हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। और थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेता हूँ, एड्स कर लेता हूँ, अनाउंसमेंट कर लेता हूँ। सो ये है। तो जब आप इस कैंसर की जर्नी पे थे तो आपका मतलब क्या माइंडसेट था? आप मेंटली इमोशनली क्या फील करते थे जब कैंसर था या आफ्टर सर्जरी? जब कैंसर था, और मतलब इस जर्नी पे जब कैंसर डायग्नोस हुआ और जब ट्रीटमेंट हुआ? तो उस टाइम तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को कुछ डर नहीं था। मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को कुछ हो जाएगा या मैं व्हील चेयर पे आ जाऊंगा। 1% भी, 100 में से अगर आप 1% बोलो, मेरे को 1% भी डर नहीं था। इवन मॉम रो रहे थे, मुझे बता नहीं रहे थे डॉक्टर ने क्या बोला है। तो मैंने मॉम को देख लिया, मॉम रो रहे थे। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो मॉम कहते ऐसे करके
डॉक्टर ने बोला कैंसर है, तो ऐसे डेथ हो सकती है। तो मैंने मॉम को बोला, डू यू बिलीव इन जीसस? तो मम्मी ने ऐसे सिर हिलाया। मैंने कहा फिर आप क्यों डर रहे हो? मैंने कहा जिंदगी मौत तो मैंने कहा ऊपर वाले के हाथ में है। तो मैंने कहा बस आप सिग्नेचर करो उन पेपर्स पे और सर्जरी के, मैंने कहा कुछ नहीं होगा। बट सर्जरी के बाद जो मेरा डैमेज हुआ वो इट्स लाइक अ हेल। कि बहुत मुश्किल था खुद को संभालना, मेंटली प्रिपेयर करना। कि मतलब कि जिस घर में आप रहते हो उस घर में, उसी घर में आप बड़े हुए हो, और आप खेलते कूदते भागते इधर उधर जाते हो, और सडनली ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद आपको 4 लोग स्ट्रेचर पे उठा के रूम एंटर कर रहे हैं। तो लोग भी देखते थे कि शायद किसी की डेथ हो गई है, कोई डेड बॉडी लेकर जा रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंस बहुत मतलब कि हॉरिबल था। इट्स लाइक हेल। तो जब आप बेड रिडन थे घर पर, तब आपने बेड बेड रिटर्न तो मैं अभी भी हूँ। अभी भी मुझे बेड पे ही रहना पड़ता है। सॉरी, मतलब उस टाइम जब थे, तो अब तो आप काफ़ी पॉजिटिव हो गए हो। तो जब जी, शुरुआत में आपके जो भी इमोशनल ट्रॉमास थे, तो उन सबको आपने कैसे मैनेज किया, उन सब थॉट्स को? मैं मेडिटेशन करता था और मैं प्रेयर करता था। उसी से ही मुझे जो है ताकत मिली। Okay. और आपका सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट लाइक लाइक आपको किसने सपोर्ट किया मेंटली, फिजिकली? मेंटली मुझे मेरे मॉम, मेरे सिस्टर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इन दैट टाइम एक मेरा स्टूडेंट था, उसको मैं ट्रेन करता था, अमित गिल है उसका नाम। उसने मुझे बहुत मेंटली सपोर्ट किया था। उसी ने मुझे आफ्टर सर्जरी उसने मेरे को जिम के लिए जो है मुझे पुश किया कि सर आप जिम ज्वाइन करो। तो अमित गिल था, ओके। उसने मुझे सपोर्ट किया था। जी। आपने कभी एक क्वेश्चन पूछा, व्हाई मी, खुद से? वाई मी, हाँ। इन वो जो 3 साल थे सर्जरी के बाद, उसमें एवरी डे मेरे दिमाग में आता था वाई मी, वाई मी, क्वेश्चन मार्क आता था। ओके, तो इस थॉट से आप कैसे बाहर निकले फिर? बाहर निकले जब मेरे को, मैंने जिम ज्वाइन किया। तो उससे पहले मैं एक्चुअली मैं 11 साल की उम्र से मैं एक्सरसाइज करता था घर पे, और 13 साल की उम्र में मैंने जिम ज्वाइन कर लिया था। और 13 साल की उम्र में ही मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैंने मेडल भी जीता था। तो मेरी बॉडी बहुत अच्छी थी। तो बट 15 की एज में मुझे ड्रॉप करना पड़ा बिकॉज ऑफ पेन। मेरे बैक में पेन रहता था। तो मैंने जब दोबारा जिम ज्वाइन किया तब बॉडी वैसे ही बिल्ड हो गई। और मेरे कोच थे रवि प्रशर जी। तो उनके पास मैं गया, मैंने कहा सर ऐसा है कि बॉडी बहुत अच्छी है, मतलब कि पूरे 6 पैक एब्स, एवरी मसल इज वेरी डिफाइंड। तो मैंने उनको दिखाया। तो मैंने कहा बट द थिंग सर ऐसे है कि मैं व्हीलचेयर पे हूँ, तो कैसे किया जाए? वो कहते कोई बात नहीं, आप आइए। और फिर उन्होंने मुझे जो है बॉडी बिल्डिंग में मुझे कॉम्पिटिशन्स पे मुझे भेजना शुरू किया। और इंडिया का उन्होंने मुझे पहला व्हीलचेयर बॉडी बिल्डर बनाया। तो मैंने कॉम्पिटिशन्स खेले डिफरेंटली एबल जो हैं बॉडी बिल्डर्स के साथ और नॉर्मल बॉडी बिल्डर के साथ। तो बहुत मुश्किल होता था मुझे compete करना। बट मैं लगा रहा, और आज की डेट में मैंने वो मेडल जीते हैं मिस्टर ओलंपिया में, जो कि आज तक हिंदुस्तान में कोई नहीं जीत पाया। बहुत बड़े वाह। बड़े एथलीट्स हैं। तो उस कंपटीशन में मिस्टर ओलंपिया में इंडिया के जो फर्स्ट मिस्टर प्रेमचंद जो हैं, प्रेमचंद जी जो हैं, वो गए थे। तो उनका 16th नंबर आया था। और मैंने 2018 में मैंने वो जीता कंपटीशन। सेकंड प्लेस मैंने जीती और बेस्ट पोजर ऑफ द ईयर मैंने जीता। आर्नोल्ड क्लासिक मैंने कोलंबस ओहायो में जीता, वहां पर भी बेस्ट पोजर ऑफ द ईयर रहा था। फिर कनाडा में मैंने प्रो टोरंटो में भी यही प्लेस हासिल करी थी। अब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ लास वेगास के लिए।
दिसंबर 17 को है चैंपियनशिप। उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। ग्रेट। सो आपने कोई लाइफस्टाइल चेंजेस किए थे ट्रीटमेंट के टाइम या उसके बाद, डाइट में या ऐसे? डाइट में तो चेंज करना ही पड़ता है। जब आप प्रेपर होते हो, आपको चेंज करना पड़ता है। लो कार्ब्स लेने पड़ते हैं, हाई प्रोटीन्स लेने पड़ते हैं, और वर्कआउट चेंज हो जाता है, रेपुटेशंस बढ़ जाते हैं, बहुत से चेंजेस करने पड़ते हैं। आपने कोई स्पेशल चेंजेस किए थे कुछ? हाँ, आपने मैंने क्या? चेंजेस हाँ, मैंने एग एग में खाता हूँ। मैक्सिमम मैं 30 एग्स खा लेता हूँ। फिर जिस दिन एग नहीं खाता उस दिन मेरे को चिकन खाना होता है, चिकन राइस ओके। से रहता है मेरा। ओके। लॉट ऑफ वाटर कंज्यूम करना होता है किडनीज को हेल्दी रखने के लिए। विटामिन्स के लिए फ्रूट्स खाने पड़ते हैं, विटामिन सी लेना पड़ता है, ऐसा होता ओके। है। तो जी अभी तो आप बहुत पॉजिटिव हो, हम सब देख सकते हैं। पर जी। जब जब आप उस जर्नी पर थे तो आप उस टाइम भी कितने पॉजिटिव रहो, पर एक मोमेंट ऐसा आता है जब आप बिल्कुल टूट जाते हो, आपको लगता है कि बहुत अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अब हम हैंडल नहीं कर सकते, बट फिर भी आप गिव अप नहीं इसमें करते जब हो। मैं प्रेप पे होता हूँ, नहीं, जब आप इस जर्नी पे थे, आपको जब आप ऑपरेशन हुआ था तब। तब तो ऐसे था कि कुछ था ही नहीं लाइफ में, कि कुछ भी नहीं था। फिर भी सोच ही आपने नहीं गिव सकते अप थे। नहीं किया था। उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था लाइफ में, कि हाँ ठीक है घर पे, मतलब कि खाना खा रहा था और बात कर रहा था, बट मैं अपना दुख कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा था। तो आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट कौन था कोई? सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे मॉम और मेरे सिस्टर्स हमेशा मेरे को पॉजिटिव मेरे लिए रहते थे। उनको मेरे पे विश्वास था कि ये लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ करेगा। ओके। और हम जब भी अपनी लाइफ में ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलते हैं तो हमें बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं इनसे, तो आपके लिए क्या लेसन्स थे वो? वो लेसन्स थे कि कभी हमको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। सो गो विद द फ्लो, कि जो बस अपना माइंड पॉजिटिव रखो और अपना एटीट्यूड हम्बल रखो, तो सब कुछ सही होता है। आपको लगता है अगर आपको कैंसर डायग्नोज नहीं होता, आप व्हील चेयर पर नहीं होते, आई डोंट नो ये क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए या नहीं, बट आपकी लाइफ डिफरेंट होती, इससे ज़्यादा अच्छी होती, या अभी जो अच्छी है उतनी नहीं होती, या जो आप में एज ए पर्सन चेंज आया है वो नहीं आया होता? शायद मैं हम्बल ना होता, शायद ऐसे वर्ल्ड वाइड एथलीट ना होता मैं, बहुत कुछ हो सकता था। शायद एक आम इंसान होता। ओके। सो अब आपकी लाइफ कैसी जा रही है, मतलब अभी लाइफ बहुत अच्छी जा पर्सनली? रही है। बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। मेरी बायोपिक आ रही है बॉलीवुड ओह। में। जी, ओह। और एक मैं फिल्म कर रहा हूँ, टसल वेब सीरीज आ रही है, उसमें ओके। मैं काम कर रहा हूँ। और उसके बाद में और भी बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स हैं तो मैं कर रहा हूँ। वाह। जी आप पर किसने बायोग्राफी भी लिखी थी ना, राइट? हाँ, वो एलन वुडमैन है, लास वेगस में रहते हैं। वो राइटर हैं। उन्होंने मेरे ऊपर एक किताब भी लिखी है। उस किताब का नाम है वेटलेस, ट्रू स्टोरी ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन। ओके। तो जी आप मोटिवेशनल स्पीकिंग भी करते हैं, तो आप? हाँ। जी, यस। मैं जगह जगह जाता हूँ, लोग मुझे बुलाते हैं, मैं उनको स्पीच मैं उनके लिए करता हूँ, बात करता हूँ, काउंसलिंग्स करता हूँ। जो कि लोग सुसाइड करने वाले होते हैं वो मुझे कांटेक्ट करते हैं, अपना मेरे को सारा स्टोरी बताते हैं, तो उनकी काउंसलिंग भी करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। वाह। ओके। तो आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे काउंसलिंग का या मोटिवेशनल स्पीकिंग का, कोई स्पेशल जो आपको हार्ट को टच कर गया हो? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ मैं किसी की पर्सनल लाइफ को ही मैं शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि किसी का जिससे मतलब आपको भी सीखने को मिला हो कुछ नहीं। सीखने को उस ऐसा है टाइम? कि एक मेरा एक्सपीरियंस था, मैं न्यूयॉर्क में था। मेरे को करी कल्चर रेस्टोरेंट है वहाँ पर, मिस्टर सनी सोलेमन का, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, स्पॉन्सर किया था वहाँ के लिए। और मैं मेरा फर्स्ट टाइम था न्यूयॉर्क में।
तो वहाँ पर बहुत से लोग मेरे से मिलने आए थे, इवन कि वहाँ पर मुझसे मिलने के लिए लोगों ने एक एक दो दो घंटे वेट किया था, लाइन लगी हुई थी, और अलग अलग गिफ्ट्स लेकर आए थे। तो इट वाज वेरी वंडरफुल कि एक एक दूसरे देश में और एक नए शहर में भी लोग मुझे जानते हैं और इतना प्यार करते हैं। और टेनेसी में था मैं, टेनेसी में वहाँ पे एक चर्च है, मिस्टर रॉनी पियर्स ने मुझे वहाँ पे इनवाइट किया था। तो वहाँ पर भी ऐसे ही था, अलग अलग फैमिलीज के घर पे गया जब आफ्टर चर्च में। तो उन्होंने भी मुझे मतलब कि उन्होंने अपने बड़े बड़े पोस्टर्स मेरे जो है अपने घर पे लगाए हुए थे। मतलब कि बहुत देखने में मतलब कि आई फील वेरी प्राउड कि मैं इंडिया से आ होके भी जो है मेरे को फॉरेनर्स जो है वो इतना प्यार देते हैं। सो आपकी फैमिली ने कैसे खुद का ध्यान रखा आपका ध्यान रखते हुए भी? उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट जर्नी होगी ऑफ कोर्स ये। हाँ, उनके लिए भी काफी डिफिकल्ट था, बट सब कुछ मैनेज हो जाता है अगर आप खुश रहें, आप पॉजिटिव रहें, तो सब कुछ सही होता है। कि मेरे मॉम और मेरे सिस्टर्स ने कभी कभी मैं गुस्सा कर जाता था, क्योंकि हमेशा बेड पे बैठे रहना, कहीं इधर उधर जाना नहीं, कुछ काम नहीं, तो इंसान इरिटेट हो जाता है। यस। तो मेरे मॉम ने, मेरे सिस्टर्स ने, मेरी फैमिली ने भी उस मेरे गुस्से को भी जो है सहा है। कि और वो मेरे को समझते थे कि हाँ, ये इरिटेट क्यों हो रहा है सम टाइम। ओके। जी। तो आपकी कीमोथेरेपी या रेडिएशन कुछ हुआ था या फिर सिर्फ सर्जरी थी? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि कीमोथेरेपी और रेडिएशन तब होता है जब उसको कंट्रोल करना होता है। जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है फिर वो काम नहीं आते हैं। अच्छा, तो सिर्फ सर्जरी हुई थी आपके में? हाँ, डायरेक्ट सर्जरी हुई थी। ओके। सो कोई स्टेज था? कौन से स्टेज पे डायग्नोस हुआ था ये? लास्ट स्टेज पे हुआ था। ओके। जी। यस। बाय द तो ग्रेस ऑफ गॉड मैं बच गया। यस, और और बट अब उसका आप डैमेज काफी हो गया मेरी बॉडी में। यस, फिर भी आप इन सब से निकल के सबको इंस्पायर कर रहे हैं अभी भी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम डूइंग वेरी वेल माय जॉब। यस। सो कोई इस पर्टिकुलर चीज जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प की हो इन पर्सनली इन सब से निकलने के लिए? प्रेयर Prayer. प्रेयर्स ने मुझे बहुत हेल्प किया है। आज जो भी मैं हूँ, और इट्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं सारा क्रेडिट उनको देता हूँ कि डिप्रेशन में भी जब मैं था तो मेरे को प्रेयर से ही मुझे ताकत मिलती थी। इंसान पॉजिटिव आई थिंक वहीं से ही रह सकता है। आपको आप इंस्पायर हो सकते हो किसी से, या बट आपको अपनी जर्नी, अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। कोई आपके लिए, कोई दूसरा इंसान आपके लिए हार्ड वर्क नहीं कर सकता। यस। अगर मैं हार्ड वर्क नहीं करता, बॉडी बिल्डिंग नहीं करता, इतने शूटिंग्स रहते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क होता है। मतलब कि मैं क्या बताऊं आपको कि गर्मी हो सर्दी हो, आपको शूट करना ही पड़ता है। रात के 12-12 बजे तक आपको एक बनियान में मुझे बैठा देते थे, तो बस लेकिन ऊपर से ठंड पड़ रही होती है, तो वो भी मतलब कि एक स्माइल करके वो सारा करना पड़ता है कि ऐसा कुछ है नहीं। और रामोजी फिल्म सिटी की गर्मी जो है, 12-1 बजे में वहां पे टेम्परेचर होता था 45। उसमें भी जो है बड़े अच्छे से वो सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। बट इट्स अ लाइफ। अगर आपको इतना इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अगर आप 100% स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ 10% जो है वो सक्सेस मिलता है। यस। जी। सो कैंसर और डिसेबिलिटी के साथ भी मतलब बहुत सारे स्टिग्मास अटैच होते हैं। जी तो जी जी। आपने कोई ऐसी चीज फेस की है अपनी लाइफ में कैसी चीज? कि आपको कैंसर की वजह से लोगों से मतलब आपके फ्रेंड्स आपका साथ नहीं देते हैं बहुत से, और सोसाइटी नहीं, भी इस मामले में बहुत नेगेटिव मेरे चीजें फ्रेंड्स बोलती तो है? फ्रेंड्स तो बहुत साथ देते हैं। सोसाइटी का ऐसा है कि सोसाइटी की सोच चेंज करनी है मुझे, और उसी पे ही मैं मतलब कि ये सारा काम कर रहा हूँ। जो भी मेरे अचीवमेंट्स हैं, कि इंडिया में
एक डिसेबल को लेके इनकी सोच थोड़ी डिफरेंट है लोगों की। Yes. और थ्रू मेरी जो मूवी आएगी उसमें काफी कुछ एक्सप्लेन किया होगा इस चीज के लिए Okay. कि ये चीज किसी के साथ भी हो सकती है, कोई भी इंसान व्हीलचेयर पे आ सकता है। ये मतलब कि ये नहीं कि अगर कोई व्हीलचेयर पे, तो हमारे इंडिया में उसको थोड़ा अलग नजर से देखते हैं कि Yes. वो इंसान ही नहीं है, उसको ऐसे सोचते हैं। Yes. प्लस हमारे गवर्नमेंट जो है वो सोचती नहीं है किसी की अचीवमेंट्स के लिए, स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए और हैंडीकैप पीपल के लिए। दे थिंक नथिंग। अभी मैं हॉलीवुड में था, वहां पे मेरा एक इंटरव्यू था और उन्होंने पूछा कि आप इंडिया का इतना नाम रोशन कर रहे हैं, तो आपको वहाँ आपकी गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट है, वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, वो आपको स्पॉन्सर करते हैं, वो आपको डाइट देते हैं। दो तीन क्वेश्चंस थे क्योंकि वहाँ के एथलीट्स को सब कुछ मिलता है। Oh. तो बट हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देती, इवन रिकग्निशन भी नहीं देते वो। Yes. उस टाइम पे मेरे को बहुत बुरा लगा था कि हमारी गवर्नमेंट ऐसी है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। Yes. ये चेंज जरूरी है अपनी सोसाइटी जी में। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। Yes. यहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिटिक्स खेलती है, कोई इशू बना देती है, बट हमारे जितने भी एथलीट्स हैं उनके लिए कभी भी ऐसा कुछ सोचते नहीं है। ग्लैमर वर्ल्ड में जरूर जाते हैं ये, और क्योंकि वहां से उनको जो है उनको फेम मिलता है और वोट्स भी मिलते हैं उनको। बट जो चीज, क्योंकि हम भी हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और हमको पूरा हक है बिल्कुल। कि रिकग्निशन दे हमारी गवर्नमेंट हमें। Yes. बट वी गॉट नथिंग। बट आई डोंट केयर कि अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कर नहीं रही है तो मैं कभी भी रोऊंगा, हाँ भाई ऐसे करो वैसे करो, नहीं। जो मुझे करना है आई एम डूइंग वेरी वेल, और वो मैं करता रहूंगा। मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान का नाम रोशन मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही मैं करता रहूंगा। Yes. तो आपकी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी? आप 13 साल के थे जब आपको फर्स्ट जी रिकॉग्निशन मिला जी था। तो ये जर्नी जी जी। कैसे स्टार्ट हुई थी आपकी? ये ऐसे था कि मेरे ब्रदर जो थे वो स्टेट चैंपियन थे और उनके साथ मैं जिम जाता था, और जब वो उनके चैंपियनशिप्स होते थे उनको मैं असिस्ट करता था वहां पे जाकर। तो तब से मेरे को ये शौक था, और मैं 11 साल की उम्र से मैं घर पे एक्सरसाइज कर रहा था। तो जब मैं 13 साल का हुआ तब मैंने अपने डैड को बोला कि मैंने जिम ज्वाइन करना है, तो उन्होंने मना कर दिया। कहते नहीं, तेरे को चोट लग जाएगी, तू कमजोर है, ऐसे वैसे। और मेरे ब्रदर ने मुझे उनको बोला नहीं कोई बात नहीं, आप इसको करने दो। और जब मैंने किया, क्योंकि घर पे मैं बहुत अच्छी एक्सरसाइज करता था, इवन कि मेरे 100 एक सेट में मैं 100 पुशअप्स करता था उस टाइम पे 11 साल की उम्र में। तो यू कैन इमेजिन कि कितना मेरा हार्ड वर्क था घर पे ही। तो जब जिम ज्वाइन किया तो मसल्स बहुत अच्छे कंडीशंस में आ गए इन 3 मंथ्स। और फिर मैंने कंपटीशन खेला, मिस्टर गोल्डन का मैंने टाइटल जीता, और ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। कोई ऐसा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस या मोमेंट जिसने आपके कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बूस्ट कर दिया हो कि नहीं अब तो ये करना ही है, अब नहीं रुक सकते? ऐसा था कि आई थिंक 2015 में मैंने उससे पहले मैंने छोड़ दी थी बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि बहुत से खर्चे होते थे। अगर आप जाओ तो बाय फ्लाइट जाना पड़ता था, होटल में रहना पड़ता था कंपटीशन के लिए, और इनकम मेरी कुछ भी नहीं थी। तो फिर मतलब कि मैंने क्विट कर दी थी बॉडी बिल्डिंग। फिर मैं स्टेज शोज करता था, कंपनीज मुझे बुलाते थे तो वहाँ पे परफॉर्म करता था। उसमें से मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट का भी मैंने शो किया था, साउथ इंडिया गॉट टैलेंट भी मैंने किया हुआ है। और ऐसे ही मतलब कि अलग अलग शो, डिफरेंट डिफरेंट शो, थोड़ी मेरी इनकम हो गई थी, पर मैं एक्सरसाइज रेगुलर करता था। तो एक दिन एक कंपनी है, आईएमसी कंपनी का मैं शो कर रहा था, वो पेड शो था। तो मैंने जब अपनी परफॉर्मेंस खत्म करी तो उनके जो सीईओ थे, उनके मालिक, उन्होंने, डॉक्टर अशोक भाटिया जी,
25,000 लोगों के सामने उन्होंने अनाउंस किया कि आनंद आर्नोल्ड इज आवर नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर। तो ये उन्होंने पहले उनका ब्रांड एम्बेसडर था हमारे हॉकी नेशनल हॉकी टीम के कैप्टन जो सरदार जी हैं, आई थिंक उनका मुझे नाम नहीं पता, जिनके ऊपर मूवी भी बनी है। तो उन्होंने उनको रिप्लेस करके जो है मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो फिर उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, तो कहते बेटा आपको क्या चाहिए। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे है, मैं एथलीट हूँ और मैं हिंदुस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। तो फिर कहते कोई बात नहीं, कहते आप तैयारी करो, तो कहते हम आपको सपोर्ट करेंगे। फिर उन्होंने 2015 में मुझे उन्होंने मेरी डाइट का खर्चा, मेरे सप्लीमेंट का खर्चा, मेरे आने जाने यूरोप का आने जाने का खर्चा उन्होंने मेरे को सारा प्रोवाइड किया था। फिर उसके बाद से जो है मेरे को एक बूम मिला आगे बढ़ने का, फिर फेमस हुआ, फिर मेरे को मूवीज ऑफर्स होने लग गए। और फिर 2018 में मैं अमेरिका गया और मिस्टर ओलंपिया में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। और ऐसे मतलब कि उसके बाद में फिर मैंने वहाँ पे गया, कोलंबस ओहायो गया, आर्नोल्ड क्लासिक खेला, फिर कनाडा गया, प्रो टोरंटो शो खेला मैंने। और फिर अभी टसल मूवी कर रहा हूँ मैं और मेरी बायोपिक आ रही है। तो ऐसे ऐसे कि थोड़ा स्ट्रगल होता है, उसके बाद में कुछ ना कुछ सक्सेस जरूर मिलता है। यस। जी। सो बॉडी बिल्डिंग के अलावा क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको खुश रखती है? बॉडी बिल्डिंग के अलावा मैं टीवी देखना पसंद करता हूँ, मार्वल्स की जो है मूवीज मुझे पसंद है, एनिमेशन मुझे अच्छा लगता है। मतलब ये दो चीजें हैं मेन। हाँ 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 जी। तो आगे जो अभी जो पेशेंट्स हैं और उनके केयर गिवर हैं जो इस जर्नी पर है, कैंसर की जर्नी पर, जो भी ऐसे लोग हैं जो डिप्रेस्ड हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगा कि लाइफ बहुत छोटी है और उसमें उसमें हमको दुखी रह के नहीं गुजारनी, हमको हमको खुश रह के गुजारनी है। अगर मुझे नहीं पता कि मैं कल मेरा क्या होगा, कल मैं कहाँ होऊंगा, शायद होऊंगा या नहीं होऊंगा, पर ये चीज सोच सोच के मैं डिप्रेस नहीं रह सकता। ठीक है ना, तो Yeah. हमको आज में जीना है और खुश रह के जीना है। खुश रहो और आपके साथ में जो है आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनको भी खुश रखो। Yes. तो आपकी जर्नी आपको अगर एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करनी हो तो आप क्या सेंटेंस यूज करेंगे वो? बिलीव टू अचीव। वाह। यस। थैंक यू सो मच। बहुत वेलकम। इंस्पायरिंग था आपसे बात करना। आप इतनी सारी चीज़ों से निकल कर आए हैं और अभी भी सबको मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं और ऑफ कोर्स अब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच। इट्स माय ऑनर टू हैव you with us, having a conversation with you. Thank you थैंक so यू। much for giving your time. वेलकम। Okay. So, ओके। okay. Stay safe. Have a great day. यू टू। Yes.